तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पेजेंट्स एंड फार्मर्स। तो देखिए, इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं हमने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से लिंक के जरिए पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, कि टॉपिक नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंग्लैंड के बारे में और वहाँ के किसानों का हाल जाना था। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और टॉपिक नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूएसए के बारे में। और इस टॉपिक का नाम है ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बॉल। यानी कि हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि आखिर किस तरीके से जो यूएसए था वो किस तरीके से पूरी दुनिया का एक ब्रेड बास्केट बन गया, और आगे किस तरीके की घटनाएं यूएसए के साथ हुई। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड को पढ़ने के बाद अब हम आइए यूएसए के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, मॉडर्न एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ, और किस तरीके से यूएसए जो था वो ब्रेड बास्केट के रूप में उभर कर सामने आया दुनिया के सामने। और इन चीज़ों का जो अमेरिका में रहने वाले गाँव देहाती इलाकों के लोग थे उनके ऊपर क्या पड़ा, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखिए, जब इंग्लैंड में जो ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था, जैसा कि हमने टॉपिक 1 में पढ़ा था कि ज़मीन को कैप्चर किया जा रहा था लैंडलॉर्ड्स द्वारा, ज़मींदारों द्वारा, तो उस समय में अगर हम बात करें तो उस समय में यूएसए में उतनी बड़ी स्केल पर, उतने लार्ज स्केल पर खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। और यूएसए जो था उसमें बहुत बड़े इलाके पर फॉरेस्ट थी, जंगल थे, और बहुत बड़े इलाके पर ग्रासलैंड हुआ करते थे। और उसकी अगर क्वांटिटी आप देखें तो 80 करोड़ एकड़ जो था उस पर जंगल हुआ करती थी, और 60 करोड़ एकड़ पर ग्रासलैंड्स हुआ करते थे। और इसके बाद फिगर 5 जो है उसमें आपको इस चीज़ के बारे में एक तरीके से जानकारी मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो इमेज है, मेरा जो बुक इमेज है, इसमें ये ब्लैक एंड वाइट है। आपके पास अगर रंगीन इमेज होगा तो उसमें आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो देखिए, ज़्यादातर जो लैंडस्केप थे वो ऐसा नहीं था कि वाइट अमेरिकन्स के कंट्रोल में थे। यानी कि आज जिस अमेरिका की हम बात करते हैं, जैसा हम अमेरिका को देखते हैं, वैसा उस समय अमेरिका हुआ नहीं करता था। 1780s तक जो वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स जो थे वो एक बहुत ही छोटे इलाके पर थे, पूर्वी इलाके पर। और अगर आप उस समय के अमेरिका में ट्रैवल करते और वहाँ पर अगर आप घूमते, वहाँ पर जाते, तो वहाँ पर आपको आज के जो अमेरिकन्स देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलते, बल्कि वहाँ पर एक दूसरी जनजाति रहा करती थी जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स हुआ करते थे। और वो जनरली नोमैडिक हुआ करते थे, और उसमें से कुछ सेटल हुआ करते थे, जिन्हें कि हम इंडियंस कहते हैं। वहाँ के जो लोकल जो ट्राइब्स हैं उन्हें हम इंडियंस कहते हैं। और वो जो थे वो हंटिंग के ज़रिए, गैदरिंग के ज़रिए, फिशिंग और भी दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतें पूरा करते थे, और इसी तरीके से अपनी जीविका चलाते थे। और इसके अलावा दूसरे कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो कि यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। बीवर फर, यानी जो वन बिलाव होता है उसके फर की ट्रेडिंग किया करते थे। और इसके बाद अगर आप फिगर 5 की ओर ध्यान दें, फिगर 5, तो उसमें यहाँ जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ पर रहा करते हैं। तो मैंने शायद पहले इस फिगर को डिनोट कर दिया था। फिगर 5, इन दोनों में 2 चीज़ों को बताया गया है। पहला तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और इसी इमेज में आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से कम्युनिटीज़ कहाँ पर रहा करते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में ट्राइब्स रहा करते थे। यहाँ पर ब्लैक फुट, क्रो, सोनसोन, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स थे जो अमेरिका के अलग अलग इलाकों में रहा करते थे। और ऐसा नहीं था कि अमेरिका वैसा था जैसा कि हम आज उसे देखते हैं। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब अर्ली 20th सेंचुरी आया तो उस समय के बाद जो ये पूरा माहौल था, जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइब्स रहा करते थे, और इंग्लिश जो सेटलमेंट था, वाइट जो लोग थे वो एक छोटे से इलाके में रहा करते थे, ईस्ट के इलाके में। और ये धीरे धीरे चेंज होने का, धीरे क्या बहुत ही जल्दी ये चेंज होने लगा। जो वाइट अमेरिकन्स थे वो वेस्ट की ओर मूव करने लगे, यानी देश में पश्चिम की ओर मूव करने लगे, और उन इलाकों में को कैप्चर करने लगे, और उन इलाकों में अपने सेटलमेंट्स बनाने लगे। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे जो उन इलाकों में रहा करते थे उन्हें वो खदेड़ने लगे और बाहर निकालने लगे, और वो उन्हें और पश्चिम की ओर भेजने लगे, यानी लोकल ट्राइब्स को और पश्चिम की ओर धकेलने लगे। और इसके साथ ही जो उनके कैप्चर में ज़मीन आई, उस ज़मीन को उन्होंने एग्रीकल्चर बेल्ट के रूप में डेवलप किया, खेती के लिए यूज़ किया। और इसके साथ ही जो यूएसए था वो पूरी दुनिया को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक तरीके से डोमिनेट करते हुए सामने आया। तो देखिए, आखिर ये जो पूरा चेंज था
ये हुआ कैसे, इस चीज़ को हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं। आखिर ये जो नए टेस्ट सेटलर्स लोग थे, यानी जो नए लोग आ रहे थे, जो वाइट्स लोग थे, वो आखिर थे कौन, और जो कल्टीवेशन का जो फैलाव था उनसे किस तरीके से जो इंडियन ग्रुप्स थे, यानी जो वहाँ के लोकल निवासी थे, वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे, उनके लाइफ को किस तरीके से इस चीज़ ने प्रभावित किया, इस चीज़ को आगे हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद है टॉपिक नंबर 2.1, द वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन। तो अब देखिए हम देखने वाले हैं वेस्टवर्ड मूव के बारे में, यानी जो वाइट लोग थे उनका वेस्टवर्ड मूवमेंट कैसे हुआ और उन्होंने वेस्ट के इलाकों को किस तरीके से कैप्चर किया। तो यहाँ मैं आपको शुरुआत में दिखा दूँ कि जो वाइट अमेरिकन्स थे, जिन्हें कि हम आज अमेरिका के रूप में देखते हैं, जहाँ पर वाइट्स रहते हैं फिर ब्लैक्स रहते हैं, तो वो जो लोग थे वो शुरुआत में अमेरिका के इस छोटे से हिस्से में रहा करते थे 1775 में। इसके बाद 1830 आते आते तक इतने बड़े इलाकों को उन्होंने कैप्चर किया, वहाँ से इंडियंस को खदेड़ दिया, और इसके बाद 1850 आते आते तक इतने बड़े इलाके को कैप्चर उन्होंने कर लिया था, और 1920 में पूरे अमेरिका पर उनका कब्जा हो चुका था, और जो नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ के, उनको एक तरीके से बेदखल कर दिया गया था पूरे इलाके से, पूरे कंट्री से। और इसके बाद तो देखिए जो एग्रीकेरियन एक्सपेंशन है, यानी खेती का जो एक्सपेंशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ वाइट सेटलर्स का, जो कि जिन्होंने ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया 1775 से 1783 के बीच में, इसके साथ ही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ, उसके साथ ही जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने पश्चिम की ओर मूव करना शुरू कर दिया। यानी पहले वो छोटे से इलाके में रहा करते थे, और इसके साथ ही अब वो पश्चिम की ओर मूव करने लगे थे, यानी इस तरफ वो जाने लगे थे। कुछ लोग धीरे धीरे यहाँ पे सेटल होने लगे, यहाँ पे इस तरीके से सेटल होने लगे और इलाकों को कैप्चर करने लगे। और जिस समय जो थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो जब प्रेसिडेंट बने 1800 में, उस समय करीब 7 लाख लोग जो थे, 7 लाख वाइट सेटलर्स जो थे, वो एप्लेचियन प्लेटू जो था उसको पासेस के जरिए उसके पार जाकर अपने आप को उन्होंने सेटल किया। और ईस्ट कोस्ट के बाद जो अमेरिका था, अगर आप ईस्ट कोस्ट से देखें, यानी जहाँ पे पहले वाइट अमेरिकन्स रहा करते थे, वहाँ से उन्हें देखने में लगता था कि जो पूरा अमेरिका है, अगर वो पूरे अमेरिका को कैप्चर कर लेते हैं तो वहाँ से बहुत बड़े कल्टिवेटेड फील्ड्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ से फॉरेस्ट का जो लकड़ी है उसे वो एक्सपोर्ट के लिए निकाल सकते हैं, एनिमल्स को हंटिंग कर सकते हैं स्किन के लिए। इसके अलावा माउंटेन्स को वो एक तरीके से खोद सकते हैं गोल्ड या फिर दूसरे मिनरल्स के लिए। लेकिन ये सभी जो चीज़ें थी, ये वहाँ के जो लोकल अमेरिकन इंडियन जो थे उनको हटाने के बाद ही हो सकती थी, जो कि वहाँ पर पहले से रह रहे थे। और इसके बाद 1800 के बाद जो डिकेड्स आए, यानी 1800 के बाद जो साल आए, उस समय में जो यूएस गवर्नमेंट थी, यानी यूएसए की जो गवर्नमेंट थी, उसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई कि वो जो वहाँ के अमेरिकन इंडियंस हैं, यानी वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, उन्हें वेस्टवार्ड ढकेलेगी, यानी उन्हें उन इलाकों से खदेड़ेगी और कैप्चर करती जाएगी ज़मीन। ये एक तरीके से उसकी पॉलिसी थी। और शुरुआत में उनकी ये टारगेट थी कि वो मिसिसिपी नदी के पार इंडियंस को खदेड़ देगी, और इसके बाद धीरे धीरे आगे। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे युद्ध एक तरीके से इंडियंस के खिलाफ किए गए, उनके गाँवों को जला दिया गया, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मार दिया गया। और इसके साथ ही ऐसा नहीं था कि वो लोग बहुत ही सीधे साधे थे और शांति से उन्होंने इन सबको सह लिया, उन्होंने भी बहुत सारे लड़ाई लड़े और बहुत सारे लड़ाइयों में जीत भी हासिल की। लेकिन अंतिम में ये होता था कि उन्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी और अपने ज़मीन को छोड़कर पश्चिम की दिशा की ओर चले जाना होता था। और जैसे जैसे जो इंडियंस थे, अमेरिकन इंडियन, वो पीछे हटते गए, और इसके साथ ही नए लोग आ जाते थे नए इलाकों में सेटल होने के लिए। और जो वाइट सेटलर्स थे वो बहुत बड़ी संख्या में आते थे, और एप्लेचियन प्लेटू जो था उसके ऊपर शुरुआत में 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में वो वहाँ पर सेटल हुए, और इसके बाद वो मूव धीरे धीरे कर गए मिसिसिपी वैली में 1820 से 1850 के बीच में। और इसके साथ ही उन्होंने जो फॉरेस्ट थी उसको एक तरीके से स्लैश किया, जला दिया, और इसके साथ ही लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करने लगे। और इसके साथ ही लॉग केबिन्स का उन्होंने निर्माण किया फॉरेस्ट क्लियरिंग के बाद। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े एरिया को फेंस कर दिया, घेराव कर लिया, और उसको यूज़ करने लगे कॉर्न और व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए ये जो वाइट सेटलर्स थे
ये वाइट सेटलर्स मेनली यूरोप से आ रहे थे, जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ज़मीन उतना नहीं था और लोगों को जॉब्स की परेशानी थी। इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए लोग दूसरी जगहों पर जा रहे थे, कुछ अफ्रीका जा रहे थे, कुछ अमेरिका जा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और शुरुआत के सालों में जो फर्टाइल सॉइल था वो बहुत ही अच्छी फसल दिया करता था। यानी जब शुरुआत में लोग जाकर वहाँ बसते थे और खेती करना शुरू करते थे तो कुछ सालों तक जो सॉइल थी वो काफ़ी फर्टाइल रहती थी और जो क्रॉप्स थे वो काफ़ी अच्छी संख्या में होते थे, बहुत अच्छा क्रॉप्स प्रोड्यूस होता था। लेकिन धीरे धीरे जब जो क्रॉप्स थे वो ख़राब होने लगती थी, क्योंकि सॉइल एक तरीके से उसका फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती थी इस वजह से, तो जो माइग्रेंट्स थे वो और भी पश्चिम की ओर चले जाते थे, उस ज़मीन को छोड़कर नए ज़मीन में चले जाते थे और जहाँ पर वो नए क्रॉप्स को उगाते थे। तो इसके बाद देखिए 1860s के बाद ही जो सेटलर्स थे वो मिसिसिपी के जो ग्रेट प्लेन है उस इलाके में पहुँचे और आने वाले सालों में ये जो रीजन था ये एक तरीके से अमेरिका का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बन गया, जहाँ से पूरी दुनिया में वीट भेजा जाने लगा। तो इसके बाद अब हम ये जो वीट प्रोड्यूसर्स थे इनकी स्टोरी को एक तरीके से कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट के रूप में कन्वर्ट किया गया, ब्रेड बास्केट ऑफ अमेरिका के रूप में, और इस चीज़ में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, यानी जो किसान थे यानी जो वाइट सेटलर्स थे उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन चीज़ को हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.2 में। तो देखिए टॉपिक नंबर 2.2 द वीट फार्मर्स। अब हम पढ़ेंगे वीट फार्मर्स के बारे में, यानी उन किसानों के बारे में जो कि वीट को उगाते थे, और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो अमेरिका था वो पूरी दुनिया का एक तरीके से ब्रेड बास्केट बन चुका था। लेट 19th सेंचुरी के बाद जो वीट प्रोडक्शन था यूएसए में उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था। जो अर्बन पॉपुलेशन था यूएसए में वो काफ़ी बढ़ रहा था और इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट मार्केट थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे। पूरी दुनिया में जो वीट की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और इस डिमांड बढ़ने की वजह से जो वीट के प्राइसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और इस चीज़ को देखते हुए जो फार्मर्स थे उन्होंने एक तरीके से वीट प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया और इसके साथ ही जो रेलवे का फैलाव हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे के विस्तार वजह से लोग जो थे वो आसानी से ग्रेन को प्रोड्यूस करके अपने रीजन से बाहर भेज सकते थे, एक्सपोर्ट के लिए भेज सकते थे। और इसके साथ ही 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही जो डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस दौरान जो डिमांड था वो एक तरीके से अपने चरम सीमा पर था। और इसके साथ ही जो रशियन सप्लाईज जो थे यूरोप को वो काफ़ी कम हो चुके थे, हम कह सकते हैं, या फिर ख़त्म हो चुके थे। और इस वजह से जो पूरा यूरोप था वो खाने के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट था यूएसए के ऊपर। और जो प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट उस समय, प्रेसिडेंट विल्सन, उन्होंने कहा था किसानों को कि आपको समय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीट को उगाना चाहिए और वीट की वजह से ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत सकते हैं। और इसके बाद 1910 में करीब 45 मिलियन एकड़, करीब 4.5 एकड़ की ज़मीन, 4.5 एकड़ जो ज़मीन थी वो यूएसए में वीट के लिए यूज़ की जाती थी, वीट प्रोडक्शन के लिए। और इसके 9 साल बाद ये जो एरिया था ये करीब 7.5 एकड़ तक, 7.5 करोड़ एकड़ तक पहुंच चुका था। और ये जो इंक्रीज़ था ये करीब 65% का था। और ज़्यादातर ये जो इंक्रीज़ था ये ग्रेट प्लेन्स में हुआ था, जहां पर नए एरियाज़ को खेती के अंदर लाया गया था। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे उनके पास बहुत बड़ी संख्या में ज़मीन होती थी, यहाँ तक कि 2000 से 3000 एकड़ तक हुआ करती थी, जो कि वो खुद खेती किया करते थे। इसके बाद है टॉपिक नंबर 2.3 द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन इस वीडियो को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।